प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुए रवाना। प्रधानमंत्री जापान में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन से इतर जापान सहित कई देशों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में भारत की मौजूदगी को बताया सार्थक। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए जताई उत्सुकता। ज्ञानव्यापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए जज, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस से दोनों टीमें लगभग पहले ही हो चुकी हैं बाहर। और 14 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने चोट के चलते प्रतियोगिता से लिया नाम वापस। 19 साल के टेनिस करियर में पहली बार फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे नडाल। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे और इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes, as you all know, within just 2 months
of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका अब हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले अपना वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा। और जापान का हिरोशिमा शहर में G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे।
जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम किशिदा ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के तहत सुनक के लिए रात्रि भोज भी आयोजित किया। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमियो ने उनका और अन्य G7 नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। और शिखर सम्मेलन से पहले यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य G7 नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके बाद G7 के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पौधे लगाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें ASI ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर अपील की है कि किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष को भी सुने। और सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील KV विश्वनाथन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। जस्टिस प्रशांत कुमार इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के काम की समीक्षा करना और पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। शिविर में गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रालय के कामकाज से अवगत कराया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने भी केंद्रीय गृह मंत्री ने चिंतन शिविर की अध्यक्षता की थी। अमित शाह ने साइबर अपराध प्रबंधन, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में IT के बढ़ते उपयोग और तटीय सुरक्षा समेत कई अहम मसलों पर जोर दिया था। सागर परिक्रमा के 5वें चरण का आज अंतिम दिन है। 17 मई को महाराष्ट्र से शुरू हुए सागर परिक्रमा आज गोवा में समाप्त होगी। यात्रा के तहत केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गोवा के वास्को जेटी में मछुआरों से मुलाकात की। यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसे विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
सागर परिक्रमा का 5वां चरण मछुआरों और मत्स्य क्षेत्र के लिए एक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए मंच तैयार करता है। और G20 शिखर सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सीआरपीएफ कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ कमांडो ने डल झील पर विशेष अभ्यास किया। इससे पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एनएसजी के जवानों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर अभ्यास किया था। और बिहार में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर पूजा अर्चना की। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान विष्णु और वट वृक्ष की उपासना की जाती है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल, स्वदेश उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल कर देश में आज पहली बार पुणे से दिल्ली के लिए यात्री विमान ने उड़ान भरी। एआईआर एशिया फ्लाइट 15767 फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी काफी फायदेमंद होगी। बता दें कि स्वदेश निर्मित बायोजेट फ्यूल के 1% तक मिश्रण की योजना पर काम चल रहा है। जैव ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। In the year 2006, when I went to Brazil as ambassador, we were trying to emulate Brazil at that stage. We wanted to do 5% blending. We couldn't. In 2014, we were only at 1.4% blending. And along came Modi ji, set a target of 10% blending by November 22. We did that 5 months in advance. We had a target of 20% blending by 2030. We did that, or will do that 5 years in advance. We already have E20 blended fuel in our automobiles available in about 100 places in the country. With the involvement of our private sector, with our OMCs, we are confident that we can make this 1% a norm. After that, we take it to 4 or 5% depending on the kind of calculation we do in terms of feedstock availability. And I have no doubt that this development in sustainable aviation fuel will have fantastic benefits for our agricultural sector also. और वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूती के संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन दबाव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक लगातार गिरते चले गए। पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.18% और निफ्टी 0.26% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अभी तक के कारोबार में आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी का रुख बना हुआ है। शुरुआती 1 घंटे के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS और विप्रो के शेयर 1.74% से लेकर 0.54% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, UPL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और ITC के शेयर 2.14% से लेकर 1.32% तक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने आज भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। किसी समय देश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने से इन गांवों का विकास नहीं हो पाता था, लेकिन आज वाराणसी सड़कों ने न केवल इन ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर तरह की सुविधाएं भी इन गांवों तक पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट की बात करें तो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है। कभी नक्सल समस्या से प्रभावित इस जिले में आज तेजी से विकास हो रहा है और नक्सलियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो जहाँ पहले पक्की सड़कें न होने से इन्हें हर मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वहीं आज बारहमासी ग्राम सड़कों के निर्माण से अब इनके गांव तक हर सुविधा पहुंच रही है। अच्छी सड़कें और पुलों के निर्माण से इन ग्रामीणों को काफी सहूलत हुई है। पहले थोड़ा खराब था रोड, आना जाना चालू नहीं था, रोड में आना जाते नहीं थे लोग और कीचड़ की वजह से नहीं जाते थे, कहीं गाड़ी फंसते थे, कहीं इसकी वजह से नहीं जाते थे। अभी आना जाना चालू है रोड पे, अच्छा जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। बालाघाट जाने के लिए नहीं तो अपन पहले किरनापुर की तरफ से नहीं जाते थे, मौदा से जाते थे अपन नदी पार करके, और अभी क्या है अपन यहाँ से जाते हैं और सभी लोग जाते हैं इधर से। अब पहले तो 4 मिनट घूम के जाना पड़ता था, पाला से मुर्री और फिर बालाघाट ऐसा जाना पड़ता था। अभी कच्ची पक्की हो गई है तब सीधा डायरेक्ट यहीं से निकल जाते हैं। गांव में गाड़ी उड़ी आना जाना, बारिश में बहुत सारी तकलीफें, यहाँ तक कि चलना भी हमको बहुत दिक्कत होती थी, बाइक चलाने में या फिर आने जाने में। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे गांव में थोड़ा सुधार आया है। अभी जो रोड है एकदम सही साट बन गया, क्लियर है भैया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे जो काम चला है बहुत ही मजबूती से और अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। जिला कलेक्टर की माने तो नक्सल प्रभावित जिला होने से जहां एक और सरकार द्वारा नई ग्राम सड़कों को स्वीकृति मिली है, तो वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम भी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमको अभी RCPLW में बहुत सारी रोड्स मिली है। चूँकि बालाघाट एक नक्सल सेंसिटिव जिला है, हम लोग जो है फॉरेस्ट से कोऑर्डिनेट करके रोड्स और ब्रिजेस का काम फास्ट ट्रैक पे करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो जिले में बहुत सारी रोड्स हैं जिनका रिपेयर और मेंटेनेंस एनुअली किया जाता है। अभी जो है RCPLW में हमको जो 27 रोड्स और ब्रिजेस 20 से ज़्यादा ब्रिजेस लगभग हमको मिले हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। विकास का मार्ग अच्छी सड़कों से ही प्रशस्त होता है और निश्चित ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। बालाघाट से झरनेंद्र बोर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका और G7 देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने रूस की लगभग 70 कंपनियों और संगठनों को ब्लैक सूची में डाल दिया है। इन प्रतिबंधों में अमेरिका ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही युद्ध में शामिल कई वस्तुओं को व्यापक रूप से प्रतिबंध किया गया है। वहीं ब्रिटेन ने रूस के खनिज क्षेत्र के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ब्रिटेन ने रूस के हीरे, तांबे, एल्यूमीनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अर्जेंटीना में महंगाई और अस्थिर आर्थिक हालात के कारण लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार की मांग को लेकर भी अपना विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विकास मंत्रालय तक एक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खाद्यान्नों की कमी से देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सूखे के कारण अनाज की पैदावार में कमी आई है। अर्जेंटीना इस समय मुद्रा संकट के साथ उच्च मुद्रास्फीति से भी जूझ रहा है। और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से फांसी की सजा नहीं देने का आह्वान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि फांसी की सजा देना मानवाधिकारों का अपमान होगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से हत्याओं को रोकने, मुकदमों को बंद करने और लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। ईरान में हिजाब को लेकर पिछले साल ही विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को दंगा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे विदेशी देशों का हाथ है। उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि वो प्रदर्शनों के साथ सख्ती से निपटें। और अगर बात IPL की करें तो गुरुवार को खेले गए IPL के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने RCB को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।
हैदराबाद की ओर से हेनरिक क्लासे ने शतकीय पारी खेली। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली के आईपीएल करियर का ये छठा शतक रहा। कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की भी बराबरी कर ली। और आईपीएल के आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। और पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 112 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ छठे और पंजाब किंग्स 12 अंकों के साथ 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं, लेकिन सीजन के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर टीम उम्मीदें मजबूत रखना चाहेगी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके पेशेवर करियर का अंतिम सत्र होगा। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 खिताब जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में पदार्पण के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में विश्व रिकॉर्ड है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।